हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह टेस्ट सीरीज जो हम लोग चलाते हैं डेली वाइज पे। आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, 15वां होने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम 1 का रुक्मिणी प्रकाशन का। वही इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए, जिसमें 3 प्रीवियस ईयर और 17 जो है टेस्ट सीरीज है। हम लोग फिर जो है विथ फुल डिस्कशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट सीरीज रहेगा दोस्तों, यह क्या नंबर रहेगा, इसका नंबर जो रहेगा दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज 12 नंबर रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए इस टेस्ट सीरीज को। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा जो डीएलएड एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं बिहार का। ठीक है, तो आइए जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 1 में आता है जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन पहला क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? पियोस। पियोस मतलब होता है दोस्तों पवित्र। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीजियस, है ना, धार्मिक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? वंस द इंटरव्यू वॉज ओवर आई डैश फेल्ट लाइट एंड फ्री। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सडनली, है ना। आंसर होगा सी यहाँ पे, सडनली मतलब अचानक होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द फ्रूट ऑफ अ ट्री आर आइदर ड्राई और फ्लेशी एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वे इन दिस इन विच द सीड्स। आंसर क्या होगा? प्रोपोगेट होगा, है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रोपोगेट। प्रोपोगेट आंसर यहाँ पे होगा, मतलब मूल पौधे से नए पौधे का उत्पन्न करना। अगले देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, और डेनी मतलब होता है इनकार करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का क्या बनेगा? नो लव लॉस्ट का बनेगा, इसका मतलब पहले होता है क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करना। आंसर इसका बनेगा ए। पर्सन हु डू नॉट लाइक इच अदर एट ऑल। आंसर ए होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्या है ग्रुप? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ अ डिजायर टू हेल्प। सर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा कंपोजिशन। आंसर बनेगा डी। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे है दया भाव, है ना। आंसर होगा डी। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम द रिवर। आंसर क्या बनेगा? मतलब जो किसान है नदी का पानी लेकर के और बीज को क्या करते हैं? सींचते हैं ना। तो इरिगेट मतलब होता है सींचना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है देखिए, मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। आंसर इसका बनेगा मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन नाउ। ट्रेन देन। आंसर बनेगा बी इसका, नाउ का देन हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। जहाँ पे सुअर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग स्टे। एस टी पाई बोलते हैं ना। कैनल जहाँ पे कुत्ता रहता है। शेड इसे कहते हैं जहाँ पे, शेड मतलब होता है साइबान, और स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़ा रहता है उसे स्टेबल कहते हैं। और डेन आपको बता ही दिए थे कल में। Select the option that express the given sentence in passive voice. People are continuously watching the election result. तो क्या बनेगा? आंसर इसका बनेगा The election results are continuously being watched by people. आंसर सी होगा। Select the most appropriate word to fill in the blank.
I totally disagree with his dash proposal as he has not weighted the pros and cons. आंसर होगा इसका रेडिकुलस। आंसर सी होगा रेडिकुलस, सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। आंसर बनेगा ये मॉडल वर्ब कोई भी लगेगा इसका, कौन सा, कुड लगेगा। आंसर होगा सी इसका। फिर क्या होगा, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। आंसर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लेनेटेरियम इन द दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा द। डिड यू विजिट द नेहरू प्लेनेटेरियम इन द दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, वॉचिंग वंस पेट कैट इज थेरेप्यूटिक एंड कैन मेक वन क्यूट डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है दोस्तों, यदि आप अपने पेट कैट को देखते हैं तो वह आपको तनाव मुक्त कर देगा और बाहरी और वास्तविक दुनिया को भूल जाएंगे, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्लिवियस, है ना। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, ऑब्लिवियस। अगला देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है यहाँ पे गलत, पैरेलल का सही है दोस्तों, शॉर्ट बॉल का भी सही है, शॉर्ट टॉल का भी सही है, और एक्सेप्टेबल का भी सही है, लेकिन हम्बल का यहाँ पे गलत है। हम्बली ऐसा नहीं होता है दोस्तों, HUMBLY होता है ना, हम्बली का ये स्पेलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड डैश। आंसर बनेगा इजी गोइंग। आंसर इसका डी बनेगा, इजी गोइंग। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस देखते हैं। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। आंसर यहाँ पे देयर, ये गलत होगा, यहाँ पे होगा देयर्स, क्योंकि इस प्रोनाउंस के बाद कोई ना कोई एक नाउन चाहिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। अ लोगरहेड्स। और लोगर हेड्स मतलब क्या होता है, लोगर हेड्स मतलब होता है असहमत, है ना, डिसएग्री। आंसर इसका क्या बन जाएगा, आंसर इसका बन जाएगा डिसएग्री स्ट्रांगली। आंसर सी बनेगा इसका। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन ऑफ ओडिशा। आंसर क्या बनेगा इसका, स्टार्व्ड। आंसर हो जाएगा बी, स्टार्व्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश माई नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हो जाएगा विल ग्रो। आंसर हो जाएगा सी, आई एम श्योर दैट माई सीड्स विल ग्रो बाई नेक्स्ट वीक। आंसर बनेगा सी। अगला सेक्शन देखिए, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, 4:5 दिया है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात जो है 6:7 हो जाता है, सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले कितना होगा यह हमें बताना है। तो आइए दोस्तों इसको बना के हम लोग देखते हैं। 4x है, इसमें 6 जोड़ रहे हैं क्योंकि पहला 4। फिर 5x है, इसमें अब कितना जोड़ना है, इसमें भी 6 जोड़ना है। तो क्या हो जा रहा है मेरा, 6/7 हो जा रहा है, यही ना अनुपात हो रहा है। आइए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 आ जाएगा, 7×4 = 20x प्लस 7×6 = 42 इज इक्वल 6×5 = 30x प्लस 6×6 = 36 होगा। अब देखिए यहाँ पे 30 है, ये 28 इधर लेकर आइए, घट जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ 36 है, ये 42 है, इधर इसको लेकर आइए, ये घटा दीजिए इसमें, ठीक है।
तो घटाइएगा तो 2x इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, है ना, क्योंकि 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 3 आ गया हमें। तो सबसे छोटी मूल संख्या कौन है, 4x है ना, यही है ना मेरी मूल 4x है। x का वैल्यू अपने क्या निकाला 3, 4 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ जाएगा 12। आंसर कौन हो जाएगा सी, 12 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल 322 दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले जो इतना दिया है ना ये सेम रखेंगे, ठीक है। अब बोथ साइड हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बोथ साइड इक्वल काम करना है। यदि इधर 2 से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, तो इधर भी हमें वही काम करना होगा, है ना, तभी तो इक्वल हो कि ये कट जाएंगे। तो आइए हम लोग इसमें कुछ अपना से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसमें यदि हम लोग +2 करते हैं इज इक्वल 322 में भी 2 जोड़ना होगा हमें, ठीक है ना। यदि हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि a² प्लस b² प्लस 2ab निकल रहा है ना, क्योंकि a b तो ये कट जाएगा। देखिए एक्स की पावर और 1/x की पावर 4 ये तो कट जाएंगे ना, तो 2 ही ना रहेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला लागू हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, होगा ना, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो 324 है दोस्तों, ये स्क्वायर को हटा के इधर रूट में कर सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आया x² प्लस 1/x² का वैल्यू जो आ जाएगा 324 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, 18 आएगा, है ना। 18 आ गया मेरा x² प्लस 1/x² का वैल्यू। अब देखिए फिर आगे हम लोग भी और भी कुछ कर सकते हैं इसमें। देखिए -2 यदि इधर करेंगे तो -2 इधर भी करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से भी एक और आपके पास प्रश्न बन रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए a² प्लस b² -2ab निकल रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इज इक्वल ये 16 आ जाएगा। अब देखिए ये रूट जो है इधर आ जाएगा, इस पे कि कट गया, तो यहाँ पे रूट आ गया, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब जब x का हमें वैल्यू पता हो गया दोस्तों, x माइनस 1/4 का, तो हमें क्यूब का तो निकालना है। क्यूब के निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब करना होगा, है ना। तो ये जो हमारा वैल्यू निकालना है, इसी का ना निकालना है, क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो ये निकालते हैं, x माइनस 1/x का क्यूब लिखेंगे प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब जो है मेरा इसका वैल्यू क्या है 4 है ना, इसका वैल्यू 4, तो इसके जगह पे 4 रखते हैं हम लोग, ठीक, तो 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 तो रहेगा ही, और उसका कितना है दोस्तों x माइनस 1/x का वैल्यू हमारे पास 4 आया था, मल्टीप्लाई 4 डालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आएगा, प्लस 12 ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 6 और 7, यानी 76 आया था। आंसर क्या बन गया मेरा, डी बन गया। अगला देखिए, ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 और 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना। यानी कि इसके अंदर में जो वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या कोई भी यही होगी ना, इतनी सारी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या होगी क्या, तो ये हमें त्रिज्या निकालना है। तो सपोज करिए ये 4 है मेरा और ये 3 है, तो ये कितना बनेगा, स्वाभाविक है ट्रिपलेस के अकॉर्डिंग यह जो है 5 निकलेगा ही निकलेगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब वृत्त की त्रिज्या हमें निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जैसे ये अब निकला ना पाइथागोरस प्रमेय से, जिन्हें नहीं आता उनको भी मैं बता देता हूँ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यह जो है पाइथागोरस प्रमेय का रूल जो होता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यानी कहिए तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर बराबर कर्ण के होल स्क्वायर के होता है। तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बी कितना है मेरा 3 का होल स्क्वायर यानी 9, और पी कितना है 4 है, 4 का होल स्क्वायर 16, तो कीजिए दोनों को ऐड कीजिएगा 25 का होल स्क्वायर आएगा। 25 के जो है रूट आएगा, 25 का वैल्यू कितना आता है 5 आता है ना। तो 5 हमारे पास एच आ गया। अब देखिए ये समकोण आपने देखा, ये अब सारे इसके एंगल हमें पता है, सारे इसका साइड हमें पता है ना। इसके अंदर अब एक वृत्त बना हुआ है, अब इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच होता है बाई 2 होता है ना। तो P का वैल्यू आपने निकल गया 4, प्लस B का वैल्यू 3, माइनस H का वैल्यू 5 बाई 2।
इसको ऐड कीजिए, 3 और 4 7, 7 में से 5 गया तो 2, 2/2 आ गया, यानी आंसर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला होता है जिससे ये याद कर लीजिए, ठीक है। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि x-y/3, x+y/5 और xy/8 है। तो एक्स वाई का हमें वैल्यू पता करना। आपको पता होगा दोस्तों, यदि x की पावर x/4 है बराबर y/6 है, मतलब यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है ना। कंफर्म है ना? ऐसे बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पहला जो है हमारा x-y बराबर 3 लिख सकते हैं क्या, 3 के डालिए, ठीक है ना, ऐसे इजी रहेगा। और x+y इज इक्वल हम लोग 5 के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों हो जाएगा हमारा 2x। ऐड करने से रखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पहले ही प्लस माइनस के सिंबल में इज इक्वल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 के आ गया, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 4, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 के आ गया। ये तो मेरा एक्स का वैल्यू है। अब कोई भी इक्वेशन में आप एक्स एक्स का वैल्यू रखिए 4 के, ठीक। तो हम पहला ही रखते हैं y इज इक्वल के और xy इज इक्वल 8 के, ठीक। अब 4 के इंटू के इज इक्वल 8 के, ठीक है। तो 4 के इज इक्वल 8, तो के इज इक्वल 2, यानी कि हमारा एक्स वाई जो है वो 8 के की इक्वल है। तो 8 इज इक्वल के का वैल्यू 2 आया, यानी आंसर जो आएगा मेरा 16 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरा दोस्तों 16, आंसर भी आया। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने जो है 60 रुपए में पुस्तक खरीदी और उसने 90 रुपए में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 50%। कैसे हुआ आइए देखते हैं हम लोग। खरीदा कितना का है 60 रुपया का, बेचा कितना का 90 रुपया का, लाभ कितना हुआ 30 रुपया, बाई 100 बाई जो सीपी होता है, सीपी 60 है, इसको काटिए 2 टाइम्स में, इसको काटिए 50 टाइम्स में, आंसर आपका आ गया 50%। देखिए अगला क्वेश्चन में दिए गए भिन्न को अवरोही क्रम में हमें लिखना। अवरोही क्रम मतलब दोस्तों सबसे बड़ा जस्ट उसके नीचे छोटा, उससे छोटा, वैसे लिखना है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है। तो देखिए आप जो है दोस्तों 9/10 है, इसको तो आप इजी में निकाल सकते हैं कि 0.9 होगा, होगा ना। वैसे ही सबको डिवाइड कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। जस्ट इसका 8 बाई जो है 9, जो 8/9 को यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8.7 हो जाएगा, होगा। और फिर 7 को 8 से डिवाइड कीजिएगा 8 टाइम्स में, ये 8 आते रहेगा, ये 8 7 होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पॉइंट में जो है सबसे बड़ा कौन निकल रहा है, ये जस्ट उसके बाद ये, जस्ट उसके बाद ये, यानी 9/10, उसके बाद 8/9, उसके बाद 7/8। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है? ऐसा जो आपके पास ए है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, इस विकल्प को चयन कीजिए जो 5.6 की पावर रेकरिंग को एक भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। हो जाएगा इसमें, इसमें जो हो जाएगा दोस्तों आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा सी, है ना, 51/9। कैसे निकला तो आइए इसको दिखाते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे जो है 5.6 जो है हमारे पास इसकी पावर रेकरिंग है, क्या हम ऐसे नहीं लिख लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, से यदि आप मल्टीप्लाई करिएगा कितना से 10 से, तो 56.6666 ऐसे आएगा ना, ये आएगा। और जो आपका ये वैल्यू दिया है 5.6, ये रखिएगा ही 666, ठीक है। इसमें से घटाइएगा दोस्तों, ये तो 0 0 हो गया, इसमें से घटाइएगा तो 51 आ गया, 51। और जो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों टाइप्स करिएगा ना, तो x और एक जो है हमारे पास 10x और x, तो ये घटेगा तो 9x आ जाएगा, यानी बाई 9। तो आपका आया 51/9, आंसर हो जाएगा सी, है ना। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 है ना, प्लस रखिए 0.6 रख सकते हैं। अब जो है इसे आप ये लिख सकते हैं नहीं, 5 + 6/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड बना दीजिए, 51/9 हो जाएगा। अगला देखिए, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समानांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल कितना हो जाए 483 हो जाए।
आंसर इसका हो जाएगा डी होगा। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको बांटते हैं। देखिए इसमें जो है हमारे पास सपोज करिए कि 3 भाग दिया है। कौन कौन? एक अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, एक अल्फा है और एक जो है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ। इस तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? 69 मिला। तीनों भागों को करने के लिए इस तीनों को ऐड करते हैं, हमें 69 मिल रहा है। तो इसमें से 3 जो है कॉमन हमारे पास क्या है? अल्फा है। 3a इज इक्वल 69 होगा। 3 से काटिए, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि a का वैल्यू जो आया मेरा कितना आ गया? 23। अब 23 आ गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अल्फा जो है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 483 है। सबसे छोटे गुणनफल हो तो सबसे छोटा यही था दोनों। इस दोनों का गुणनफल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? इसका वैल्यू तो पता है 23 इंटू 23 माइनस बीटा इज इक्वल 483 होगा। यहाँ पे 23 इधर डिविजिबल में आ जाएगा 23। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना काइंड्स में कटेगा? 21 में। तो अब इधर बच गया जो 23 माइनस बीटा इज इक्वल 21। यहाँ पे बीटा इधर आ जाएगा, ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। 23 माइनस 21 इज इक्वल बीटा, यानी कि 23 में से 21 गया, आंसर आ गया आपका ये कितना आ जाएगा? 22 आ गया। बीटा का आपका वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 23, तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 21। फिर अल्फा का वैल्यू आपका कितना है? 23, है ना। और जो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 25 आएगा, आएगा ना। तो आपके पास निकल गया 21, 23 और 25। आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी हो गया। अगला देखिए, समलंब चतुर्भुज की वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है और उसकी संगत समानांतर भुजा जो उसकी समानांतर भुजाएं जो है 4 मीटर और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस वस्तु को पेंट करने में लागत कितनी लगेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो लागत इसमें कितना लग जाएगा? 1250 रुपये। ये कैसे निकलेगा ये हम लोग देखते हैं। पहले तो एक समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए दोस्तों। इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, जो भी समानांतर भुजाएं हैं उसके योग, यानी 5 + 4 है ना। 5 + 4 गुनी ऊंचाई जो उसकी हाइट हो, ये होती है इसकी फॉर्मूला, है ना। तो देखिए ये कैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों। एक समलंब चतुर्भुज ऐसी होती है, ऐसी होती है जिसमें आपके पास एक यहाँ पे जो है ये टोटल कितनी दिए रखी है? ऊंचाई यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसकी हाइट दे रखा है। समानांतर भुजा एक 4 है और एक ये 6 है, यानी कि इधर जो बच गया ये कितना है? 2 है। तो ये 2 और ये 5, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास? 25 और 4 यानी 29, √29 आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है दोस्तों, समानांतर भुजाओं का योग गुने हाइट, यही ना चाहिए हमें। तो ये निकालते हैं हम लोग। 1/2 समानांतर भुजाएं हमारे हैं, 4 6 10 गुने 5, इसको कीजिए 5 टाइम्स में, यानी 25 आ जाएगा। 5 से कटेगा 25 अब जो है 1 मीटर का लग रहा है 50 रुपये, तो 25 का कितना लग जाएगा? 25 25 125, एक जीरो, मतलब 1250 रुपया लगेगा। आंसर बी बनेगा। पेंसिल का एक चौथाई हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल की बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1.1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई हमें बताना है कि कितना होगा। आएगा आंसर इसका 4 सेंटीमीटर। आइए कैसे निकलता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है सपोज करिए पेंसिल की आप लंबाई x ले लेते हैं, ठीक। x का 3/4, ठीक है, 3/4 इसके आधा, तो अब जो बचा वो 3/2 है। अब यहाँ से x का कैलकुलेशन कीजिए, 4 2 जा 8 और ऐसे भी इससे ये कैंसिल होगा, यानी 3x इज इक्वल क्या आ जाएगा? 12, यानी 3 का x का वैल्यू आ गया मेरा 4। आंसर क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या 25% दूसरी संख्या 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें निकालना है। तो पहली संख्या आप x मान लीजिए, दूसरी y ले लीजिए, है ना। x का 25% लिखिए और बराबर y का 50%। x का ये 3 गुना है, 3 लिख दीजिए, दोनों में बट्टा में 100 रहेगा, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। 25 से काटिए 2 टाइम्स में, यानी क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा आपके पास 6/1। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ गया, 6:1। अगला देखिए, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः
36 और 35 है तो बहुलक निकालना है। इसका तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी बन पाएगा, है ना दोस्तों। फॉर्मूला इसका क्या होता है ये देखते हैं। फॉर्मूला इसका जो होता है वह होता है मोड इज इक्वल 3 इंटू मीडियन इंटू 2 मीन होता है, ठीक है। यानी कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है ना। इस पे रखिए, तो आपके पास कितना दिया है माध्यिका दोस्तों, 36 दिया है, 3 गुने 36 रखिए माइनस 2 गुने बहुलक है 35 है ना, ये रखिए, मतलब माध्य है ना 35 है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 110 108 यानी यहाँ पे आ जाएगा 70। 108 में से 70 घटा दीजिए, 108 में से आपका 70 घटाइए, आंसर आ जाएगा आपके पास 38। आंसर क्या आ जाएगा 38, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, 6 संख्याओं का माध्य 18 है, इनमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पे 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है, तो शामिल की गई संख्या हमें निकालना है। तो आइए इसका माध्य निकालते हैं 33 का। देखिए 7 संख्याएं इज इक्वल 20 माइनस 6 गुने 18 होगा, यानी 140 माइनस 108 बराबर कितना हो जाएगा 32। आंसर क्या बनेगा आपका सी बनेगा 32। अगला है 18,769 में वर्गमूल में कितने अंक निहित है, यह हमें बताना है। कितने इसमें निहित है दोस्तों, 3 है। कैसे निहित है तो आइए देख लीजिए। ये टोटल जो संख्या है कितना है 5 है, यहाँ पे 18 7 6 9, इसको आप पेयर बनाएगा, ऐसा ही नहीं बनाएगा, इसका 1 निकला, इसका 2, इसका तीसरा, ऐसे भी निकल सकता है सिंपल में भी, है ना। बस यही हमें पता करना है, आंसर हो गया डी। अगला देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। किसके समान है दोस्तों, 3 के बराबर है। और इसको हम लोग बनाते हैं, मूल समान हो तो क्या होता है पता है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। बी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है ना, यहाँ पे 4√3 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू ए सी यानी 4 के लिख दीजिए इज इक्वल 0, ये 16 हो जाएगा, और ये 16 3 जा 48, लिखिए यहाँ पे 48 माइनस 16 के इज इक्वल 0। तो यहाँ पे 16 के इज इक्वल कितना हो जाएगा 48 होगा, क्योंकि इसको इधर ला दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर इधर प्लट के ऐसे लिख दिए, फिर x का वैल्यू जो हो जाएगा 48 को डिवाइड कीजिएगा 16 से, 4 टाइम्स में हो जाएगा, है ना, 3 टाइम्स में, माफ कीजिए दोस्तों 3 टाइम्स में आएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बी हो गया। अगला देखिए, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह राशि कितने सालों में 64 गुनी हो जाएगी। कितने सालों में 64 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 9 वर्षों में होगी। तो आइए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा, शॉर्ट में बता दें या लॉन्ग में। आइए पहले शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग में आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, अमाउंट प्रिंसिपल ये सब इसका फार्मूला भी पता होगा, ठीक है ना। शॉर्ट में आप देख लीजिए कि 3 वर्षों में 4 गुना होता है, ठीक है ना। तो 3n रखते हैं हम, 3n वर्षों में कितना हो जाएगा 4 के पावर n होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 वर्षों में 4 की पावर 3 होगा इज इक्वल 60 गुना होगा। यानी इसका मतलब क्या है, मेरा 9 जो होगा 9 वर्षों में ना 64 हो रहा है, तो आंसर मेरा 9 वर्ष हो गया, आंसर हो गया सी। श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसके पहले 20 पदों का योग हमें निकालना है, इसके पहले 20 पदों का योग क्या आ जाएगा 0.16 होगा, और वो कैसे निकलेगा तो आइए इसको निकाल के हम लोग देखते हैं। देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 इंटू 7, ऐसे प्लस करते करते हमें 20 पदों का बताना है ना। तो 20 पदवा जो आएगा 1/24 गुने 25, 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 20 तक यहाँ जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो 25 तक जाएगी तभी तो 20 होगी ना हमारी। तो यहाँ पे आए, अब जो है इसे हम लोग 1/5 माइनस 1/6 लिख लेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, तभी तो देखिए इसका एलसीएम यदि लेंगे दोस्तों 30 आएगा मेरा, ठीक है। 30 जो होगा ये 6 टाइम्स में, और ये माइनस ये 5 टाइम्स में, यानी क्या आ जाएगा 1/30 आया, ठीक। अभी हमारा 1/30 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है फिर हम लोग को करना होगा प्लस 1/6, ठीक।
माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस ऐसे करके 1/25 तक जाना होगा हमें, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो जो हमारा आया यहाँ से, ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कटते आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट होगा मेरा, ये बच गया 1/5, 1/5 बच गया, और एक लास्ट में 1/25 बचेगा, क्योंकि 25 के बाद तो कुछ आया नहीं है। तो 1/5 माइनस 1/25 बच गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 5 माइनस 1 यानी 4/25। इसे आप डिवाइड कीजिएगा 0.16 आएगा। आंसर इसका बन जाएगा ए। अगला देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ये न्यूनतम मान देखते हैं कैसे निकलेगा इससे। अब यहाँ पे ए जो है से बड़ा है बी, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। ए से बड़ा है बी, न्यूनतम मान ए, ठीक है, और महत्तम मान बी ले लीजिए, ठीक है। ये न्यूनतम और ये महत्तम ले लीजिए। तो ए जो है हमारा बड़ा हो जाएगा बी से। जब यहाँ पे हम महत्तम और न्यूनतम जो दिखाए हैं दोस्तों, अब सपोज इसका उल्टा कर दिए कि न्यूनतम जो है बी हो गया, अब महत्तम मेरा ए हो गया, तब अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान तो 2 है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर जो होगा इसका डी होगा। और आइए इसके दूसरा मेथड से भी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं समझ में आएगा। दूसरा मेथड देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए यूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को यूं ही रहने देते हैं हम लोग, प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस को इतना लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा इतना ही रहने देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यानी कि ये 3 में से जो है 2 घट गया, तो कितना बच गया हमारे पास, मात्र 1 बच गया है ना, एक ही बच गया ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नहीं बचेगा। अब जो है ये मेरा बच गया, तो साइन स्क्वायर का महत्तम मान कितना होता है, साइन स्क्वायर का महत्तम मान जो होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो टोटल वैल्यू 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, इससे भी बन सकता है ना। अगला देखिए, यदि 2 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा है, तो हमें यहाँ पे बताना है वैल्यू। देखिए तो यहाँ पे इजी में आप निकाल सकते, साइन बाई कॉस इज इक्वल 5/2 लिख लीजिए। साइन का वैल्यू 5 और कॉस का वैल्यू 2, यहाँ पे रखिए। साइन रखिए, साइन का वैल्यू कितना है हमारा 5 प्लस कॉस का वैल्यू 2 बाई साइन का वैल्यू 5 माइनस कॉस का वैल्यू 2, यानी ऊपर 7 और नीचे कितना आ जाएगा 3, 7/3। आंसर कौन है इसका, डी है, आंसर इसका डी हो गया। अगला देखते हैं, सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य साथ में करते हैं, बाद में कितना भाग शेष बच जाएगा, कितना शेष बचेगा। तो आंसर इसका बनेगा 4/15। आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं ना। देखिए टोटल जो है इन लोगों का काम, पहले तो सुरेश 10 दिन यहाँ पे लिखती है सुरेश, और रमेश 12 दिनों में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कितना 6 एफिशिएंसी, इसका 5, दोनों का एफिशिएंसी हो निकल गए, कार्य क्षमता जो निकल गई। तो दोनों जो है मिलकर 4 दिन तक करते हैं, दोनों कौन, यही ना, मतलब 11 गुने 4 होगा, मतलब 44 काम जो है साथ में करते हैं। टोटल 60 काम है, तो 60 में से 44 घटा दीजिए, यानी कितना 16 काम जो है अब बच गया है। 16 काम जो है टोटल काम ही से ना डिवाइड होगा, 16 काम जो है इसी 60 दिनों में से है, तो डिविजिबल कीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 4 15 जा 16, आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला देखिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और उसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों के उल्टा करने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। आंसर इसका क्या बनेगा, देखिए आंसर कैसे बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लाइक है, ये बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन। देखिए इकाई अंक पहले x ले लीजिए, ठीक, दहाई अंक y ले लीजिए, ठीक। हमने इकाई अंक x और दहाई अंक y लिया, तो संख्या हमारी क्या बनेगी, संख्या जो हमारी बनेगी वह 10y
प्लस एक्स बनेगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू आप प्रश्न देखिएगा तो एक्स प्लस वाई जो है आपके पास कितना दे रहा है, 8 दे रहा है ना, यहाँ पे अंकों का योग 8 दिया। तो हम लोग ये हमारा तो प्रश्न से था जो बोल रहा था प्रश्न करने के लिए। अब जो मेरे पास संख्या जो है 10y प्लस एक्स प्लस 36 यदि करते हैं बोल रहा है ना, और उसमें 36 जोड़ने पे 36 जब जोड़ देते हैं तो ये मेरे क्या बन जाता है 10x प्लस वाई, उलट जाता है ना, उलट गया। अब देखिए यहाँ पे 10y है और इधर y है सिर्फ, इसको लेकर आइए घटाइए और इस वाले को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा इधर 9y प्लस 36 और इधर आ जाएगा 9x, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग इस वाले को इधर लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर इसको इधर ले जाते हैं। आंसर क्या बनेगा आपका, देखिए 36 इज इक्वल 9x माइनस 9y होगा। यहाँ से 9 कॉमन कीजिए, इसको काटेगा n4, यानी x माइनस वाई का वैल्यू हमें क्या निकल गया, 4 निकल गया। और x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 8 है। x माइनस वाई का वैल्यू हमें 4 निकल गया। अब यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 12। देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। इसमें कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू रखिए तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो संख्या हमारा क्या था 10y प्लस एक्स था ना, तो 10y यानी 10 टू जा 20, 20 और 6 26, आंसर आ जाएगा आपका 26, डी नंबर होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 470 है, उसमें से एक संख्या 148 है, दूसरी संख्या निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको नहीं याद है तो देखिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, LCM गुने HCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है 37 गुने 740, पहली संख्या दिया है ना, इधर ला दीजिए 148, दूसरी संख्या हमें निकालना है सीधे, दूसरी संख्या बराबर रखिए, इसको काटिए दोस्तों, इसको काटिएगा कितने टाइम्स में कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो काटिए, काटते हैं हम लोग T7, ये टोटल डिविजिबल कीजिएगा दोस्तों 185 आएगा, ठीक है ना। आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको काट के देखिएगा, 185 आएगी। आंसर इसका जो काटने पे आएगा वो सी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 124 के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 का मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक क्या है, पूर्ण संख्या है दोस्तों, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, इसमें कॉमन कर लीजिए 124, आइए 124 यदि हम लोग कॉमन करते हैं दोस्तों 124 के पावर n, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस इसके पास क्या बच जाएगा, x के पास बच जाएगा 124 बचेगा सीधे, तो 24 बचेगा ना, 124 बचा। अब इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 4 के पावर n लिख सकते हैं, ये कोई ना कोई 4 की ये आएगा ही, 4 से 3 टाइम्स में 4 बन जाए, है ना। तो ऐसा कुछ आ ही रहा है, तो इसको हम लोग 4 के पावर n डाल दिए, ठीक है, 4 के पावर n डाल दिए तो 1 प्लस इसको भी तो 4 ही लेंगे, जब 124 को 4 ले लिए तो इसको भी 4 लेना होगा, यानी कि 4 की पावर n इंटू ये 5 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5। तो कोई भी सम संख्या है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हमेशा 0 ही लाएगा, तो आंसर मेरा 0 ही होगा, डी होगा। देखिए अगला समीकरण जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0 है, तो विकल्प में दिए गए x के मानों में से कौन सा समीकरण गलत हल होगा, सही नहीं गलत कौन सा हल होगा। ये क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना होगा दोस्तों, थोड़ा सा भी मिस्टेक पूरी गलती हो जाएगी क्वेश्चन, है ना। तो गलत हल कौन सा होगा ये हम लोग निकालते हैं, सही तो बहुत इजी में निकल जाएगा, लेकिन गलत कैसे निकलेगा ये निकालते हैं हम लोग। देखिए गलत निकालने के लिए पहले तो आपको लिखना होगा जो भी इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, ये इक्वेशन लिखिए बराबर 0, यदि आपको आता है सॉल्व करने बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्स क्यूब और माइनस 9x स्क्वायर जो है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। देखिए ये 9 को जो है हम लोग -2 और -7 करेंगे तो फिर से हमारा यही आने वाला है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 आएगा हमारा, है ना। ये 2 और 7 को हम लोग फिर से ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा ना, ठीक है। और प्लस 26 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 14x प्लस 12x कर सकते हैं, है ना। और जो लास्ट मेरा बचेगा -24, इतना लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन निकालिए, है ना, इसमें से फिर इससे फिर इस दोनों से कॉमन निकालना है, यानी हमें 3 यहाँ पे कॉमन चीजें मिलेंगी। आइए तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब
और 2x² में से सबसे छोटे वाले को निकालते हैं। तो हमारे पास x² सबसे छोटा है, यानी 1 - 2 ये निकला। फिर यहाँ 7x में -7 होगा और x, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 1 माइनस, यानी यहाँ पे बच गया दोस्तों x, यहाँ पे x बचेगा ना, x - 2 होगा, क्योंकि 3 था, यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे x माइनस यहाँ 2 बचेगा। ठीक, सेम यहाँ पे भी 12 और 24 में, तो प्लस 12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, x - 2 हो गया। सब में क्या कॉमन निकला मेरा, x - 2, तो x - 2 को ले लीजिए आप। x - 2 पहले लिखते हैं, x - 2। ठीक है, उसके बाद जो आया है मेरा क्या है, x - 3। इसके बाद जो आया है मेरा x - 4 आया है, इज इक्वल 0 आएगा ना दोस्तों इतना। तो अब जो है x का वैल्यू 1, 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 आएगा। क्यों, क्योंकि x - 2 इज इक्वल 0 रख सकते हैं, x इज इक्वल क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं। वैसे ही सेम इसका भी, सेम इसका भी, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी, 1 होगा, आंसर ए हो जाएगा। स्पष्ट जो इसका मान होगा 1 होगा ना, क्योंकि हमारे पास 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो ये गलत आंसर ये हो जाएगा, आंसर ए होगा इसका। अगला देखिए, x - y बराबर 5 और एक्स वाई 15 है, x³ - y³ का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, x - y इज इक्वल 5 दिया है, ठीक, और xy का वैल्यू दिया है हमारे पास 15। ठीक है, अब x³ - y³ का फॉर्मूला यदि आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे x - y का होल क्यूब करेंगे, है ना, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी दूसरों लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई होगा, ठीक है, 3ab a - y होगा, ये फार्मूला होती है, ठीक है ना। इस फार्मूला पे जो भी है उसका वैल्यू रखिए। तो इसका वैल्यू दिया है ना आपके पास 5, इस 5 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 15 दिया है और x - y का वैल्यू 5 दिया है। इस सभी का हमने वैल्यू देख किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखिए, इसका कीजिएगा 125, इसका कैलकुलेशन कीजिए 225 आएगा, इस सभी को ऐड कीजिए 350 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी हो गया। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का साइंस का, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है। तो इस पृथ्वी के केंद्र पे जो है वस्तु का भार कितना होगा, आंसर क्या बनेगा, 0 होगा, आंसर है। बल की इकाई क्या है, बल का इकाई क्या है, ये दोनों है, न्यूटन भी है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होता है, किसके आवर्त फलन होगा, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होगा, आंसर ए। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH होगा, आंसर बी होगा। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 120 mmGH होता है, 120 mmGH होता है, आंसर डी होगा। के कोशिकात्व के कारण कोई द्रव जो है कैसी नली के ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा, यदि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होगा, आंसर सी होगा। किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, बताइए दोस्तों, यह जो है आयाम और आवृत्ति पे करेगा, आंसर ए होगा। अगला देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, कौन करता है, विटामिन के करता है, थक्का यहीं से निकल गया दोस्तों, विटामिन के। विटामिन ए जो है रेटिनॉल कहलाता है ना, रेटिनॉल जो है रतौंधी कुष्ठ वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी कम करता है ना। और विटामिन ई का क्या नाम है, टेकोफेरॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी1 का थायमीन, और विटामिन बी3 का क्या नाम है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए विटामिन बी3 का नाम। अगला देखिए, कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइड तंत्र का एक उदाहरण है, कोहरा किस प्रकार के कोलाइड तंत्र का उदाहरण है, कोहरा जो है गैस में परिक्षिप्त परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इसका बी। धुआं भी एरोसोल कोलाइड है, धुआं क्या है, एक एरोसोल कोलाइड है। अगला देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 56 है तो आवर्त सारणी यह किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, ब्लॉक एस के अंतर्गत आएगा, आंसर हो जाएगा ए, इस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा 56। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है
पीड़ित रोगी जो है नेत्र दान कर सकते हैं। किस रोग से ग्रसित हो तो मधुमेह से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? इसका योगफल जो होगा शून्य होगा। आंसर ए बनेगा। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? अनंत होगा। ये शायद सेकेंड बार क्वेश्चन आ रही है, 3 या 4th सेट में ये भी आई थी क्वेश्चन, सेम यही आए थे दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है दोस्तों? नायलॉन जो है क्या है? नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है। आंसर देख, अगला देखिए क्वेश्चन, तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया जो कहलाती है भर्जन कहलाती है। आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? कौन होता है बताइए दोस्तों। जल के लिए क्या होगा? जल से जाइलम बनेगा, है ना, तो आंसर इसका बी होगा। अगला देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किस चीज के होता है? यह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। आंसर बी होगा। ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन क्या होता है दोस्तों? ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है लाल द्रव्य होता है। आंसर डी होगा। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाले दवाओं को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आंसर डी होगा, एंटीबायोटिक्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है दोस्तों? यह जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। आंसर सी बनेगा। सेक्शन अगला जो है हम लोग का सोशल स्टडीज का है। कृषि शुरू हुआ था, कृषि कब शुरू होता है बोलिए? कृषि जो होता है दोस्तों नवपाषाण युग में शुरू हुआ। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं। आंसर बी है। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 और 2 को सुमेलित हमें करना है। देखिए, क्रांतियों के नाम और स्थान वो कहाँ से थे ये हमें बताना है। नाना साहब कहाँ से थे दोस्तों? नाना साहब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? बेगम हजरत महल जो थे यह लखनऊ से, है ना। और महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? तो ये तो झांसी की है। और वीर कुंवर जी हमारे बिहार के। तो आंसर हो गया, इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बी बन जाएगा, है ना। आंसर इसका बी बनेगा। अगला देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। आंसर बी है। अगला देखिए, बरबर बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर। यह बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? कौन विषय शामिल है? श्रमिक संघ जो है शामिल है। आंसर ये होगा। सुगौली की संधि जो नेपाल कब हुआ था? सुगौली की संधि जो है गोरखों के बीच लड़ा गया था दोस्तों, यह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका बी। 1816 ईस्वी में हुआ था सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो था लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल चल रहा था। आंग्ल और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था। अगला देखिए, भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिए गए सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है, तो संस्थापक और उसके संस्था के बारे में हमें देखना है। तो इसका संस्थापक के बारे में जानते हैं हम लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये क्या किए थे दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे संस्था का। जस्टिस एमजी रनाडे, जस्टिस एमजी रनाडे जी क्या किए थे? यह जो किए थे पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे। वीर राघवचारी जी यह क्या किए थे दोस्तों? यह जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे। और फिरोज शाह मेहता यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है हमें। देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इधर झील है और इधर राज्य है। कौन सा झील किस राज्य का है ये हमें बताना है। तो पुलिकट झील कहाँ पे है दोस्तों? पुलिकट झील तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु। चिल्का झील
उड़ीसा, चिल्का झील कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। और वुलर झील कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। और सांभर झील राजस्थान में है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन है? अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा जो होती है भारत में हमारे यहाँ चावल होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, चावल। निम्नलिखित में से यूरेनियम का विशाल निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? किस राज्य में? सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। आंसर ये होगा। अधिकार परीक्षा शब्द शाब्दिक अर्थ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का मतलब आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड की स्थापना कब होता है दोस्तों? 1982 में ईस्वी में होता है नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई को। अगला देखिए, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। आंसर सी है। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? इसका नाम था तंतुवाय। आंसर ये हो गया तंतुवाय। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित विचार हमें करना है। तो कौन सा होगा? सबसे पहले वो चंपारण सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? 1917 में। फिर जो है खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था, लेकिन यह हुआ था कब दोस्तों? मार्च में हुआ था। ठीक है, खेरा आंदोलन मार्च में हुआ था। जबकि अहमदाबाद मिल जो हुआ था ये 1918 में ही हुआ था, लेकिन यह हुआ था फरवरी में। ठीक है, और प्रोलेक्ट एक्ट तो ये पता है दोस्तों 1919 में होता है। तो कैसे सीरियल वाइज बनाओगे दोस्तों? पहले 1917, फिर पहला चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल, उसके बाद आता है खेरा सत्याग्रह, उसके बाद आता है रोलेक्ट एक्ट का विरुद्ध अभियान। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी अखबार के संस्थापक कौन थे? बिहारी अखबार के संस्थापक कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद जी थे। आंसर बी होगा। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है स्थित दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। आंसर होगा बी। अगला सेक्शन जो आता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आता है ना। देखिए, आकृति में त्रिभुज बताना हमें कितनी है। फिर त्रिभुज काउंट कर सकते हैं हम, है ना। इसी में कीजिए, ये कितना है? एक है, फिर इसमें से तीन, दो एक तीन हो गया, फिर ऐसे कीजिए 4 5, फिर ऐसे करके अब इसी को पॉज करके इसको काउंट कीजिए देखिए, ठीक है ना। टोटल जो है इसमें आंसर जो आएगा आपका 15 आएगा। डी हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए का क्या लगेगा? ए भाई है किसका? बी का। बी सी की बहन है ना। ये भाई है, ये बहन है, इसका भाई है, इसका पिता कौन है? डी है। यह तो इसका क्या लगेगा दोस्तों? भाई बहन है, पिता तो इसका भी तो वही लगेगा ना, भतीजा लगेगा। जो इसके भाई है, इसका भी भाई है, तो इसका बेटा क्या लग? भतीजा ही लगेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आंकड़ा अपर्याप्त होंगे दोस्तों, है ना, भतीजे नहीं लगेंगे। यहाँ पे कंफर्म नहीं बोला जाए। देखिए फिर से इसको रिकॉल करते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, ठीक है। तथा सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है ना। ये पिता है और ये इसकी बहन है ना, यानी ये इसकी क्या होगी? यह जो है इसकी बुआ हो गई, ठीक है। तो डी ए का क्या संबंध है? तो डी ए का संबंध नहीं बताया दोस्तों, इससे इसको रिलेट नहीं किया, इस कारण ये आंकड़े क्या है हमारे अपर्याप्त होंगे। आंसर हो जाएगा डी होगा। डी ए का या तो भतीजा या भतीजी हो सकता था, अतः आंकड़े अपर्याप्त है। यहाँ पे डी का जो है लिंग स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये आंकड़े अपर्याप्त है। इसका यदि लिंग निर्धारित होता डी का, तब बता सकते थे हम लोग कि भतीजा या भतीजी, क्योंकि इसमें भतीजा और भांजा दिया है ना। तो इसमें जब तक लिंग जो है क्लियर नहीं करेगा तब तक हम बोल नहीं सकते ये आंसर। अगला देखिए, क्रम 4 2 5 4 7 6 10 8 14
को पूरा करना है। तो देखिए 2 से यहाँ पे देखिए 4 से 5 आया है, 5 से 7 आया है, 7 से 10 आया है, 10 से 14 आया है। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 से 4 आया है, 4 से 6 आया, 6 से 8 आया, 8 से क्या आएगा 10 आएगा। आंसर क्या बनेगा ए। जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किस चीज से है, एंजाइम से है। आंसर हो जाएगा सी एंजाइम। अगला है निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 समूह किसी प्रकार से एक समान है और असमान है। असमान अक्षर समूह हमें ज्ञात करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, असमान यही आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सब में 5 4 3 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं प्लस हो रहा है। देखो टी से वाई गया, यहाँ तो 5 गया है दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ से बी गया, यहाँ से तो 3 गया, फिर यहाँ से 3 ही हो रहा है, फिर यहाँ से 2 हो रहा है। लेकिन इस समय दोस्तों क्या है कि 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 3 3 2 बार आ गया, तो इसलिए आंसर डी हो गया। नीचे दिए गए बिल्कुल लुप्त संख्या हमें निकालना है। तो लुप्त संख्या कैसे निकलेगा, देखिए 4 5 दिया है 41 आ गया है, फिर 6 3 दिया है 45 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, ऐड कीजिएगा 41, सेम यहाँ पे भी कीजिए 36 प्लस 9 आपका आ जाएगा कितना 36 9 45 आ जाएगा। फिर वैसे कीजिए 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 7 7 या 49, हमें चाहिए 58 है ना, तो यानी कितना 9 कीजिएगा ना तब तो आएगा ना 9, यानी 3 का होल स्क्वायर करना होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हुआ, अखरोट अंजीर है, तो इसका हो जाएगा किशमिश खुबानी। अगला दिया गया है यह संख्या समूह के समान जो दिया यह बताना हमें है ना, ये कौन सा समान होगा दोस्तों, कौन इक्वल होगा, इसमें जो इक्वल हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए 2 से 10, 10 से 28 हो गए, यानी इधर 8 बढ़ा फिर 18, ऐसे इसी के अकॉर्डिंग कोई और है 4 से 20, यानी कितना हुआ 4 से 20 यानी 16, फिर यहाँ से बढ़ा यानी 26 बढ़ा है ना, तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लागू हो रहा है, इसलिए आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि संगीतकार वादकों और वायलिन वादकों के बीच में संबंध के आरेख हमें निकालना है। तो ये कौन सा आरेख बनेगा दोस्तों, यह जो है सभी संगीतकार तो ये वादक और वायलिन वादक होंगे ही, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत है ये हमें निकालना है। तो गलत संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे गलत संख्या जो होगा 47 होगा। और ये कैसे 47 होगा, तो देखिए यहाँ से जो है 8 से 13 गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 5 हुआ है, फिर 13 से 21 गया 8, फिर 21 से 32 गया 11, फिर 32 से यदि हमारे पास ज्यादा है यहाँ 47 के पास, तो कितना इंक्रीज होता है 32 से हमें इंक्रीज करना है 14 का डिफरेंस 47 में, और फिर हमें 47 63 जाएंगे तो 17, फिर ऐसा ही सब में 3 3 इंक्रीज हुआ है ना, सब में 3 3 इंक्रीज होता है, मतलब कि वहाँ 47 नहीं बल्कि 46 होना है। 32 में जो हम लोग 32 में यदि हमारे पास 32 में से 14 का डिफरेंस जो आता है वो हमारा क्या आएगा 46 ही आएगा ना, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसकी जगह पे 46 होता, आंसर सही होता। अगला सेक्शन जो आता है जनरल हिंदी का है। चारू चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, आंसर डी होगा। रति अस्थाई भाव का रस है, क्या है इसका रस, इसका रस है श्रृंगार रस। तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द जो है लाज है, आंसर बी है। आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य जो है इच्छार्थ है, आंसर ये है। पुनर्विराम का चिन्ह कौन सा है, ये तो आप देख के बता दीजिएगा पुनर्विराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों, ये है बी आंसर। विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द जो है गलीचा है, आंसर बी होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है हमें बताना है, अशुद्ध जो है वाक्य इसमें है हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। शुद्ध क्या होगा, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, ये होगा अपना होगा यहाँ पे। परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन लगा हुआ है, परिश्रम शब्द में परि उपसर्ग लगा हुआ है, डी होगा। यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में आप शब्द क्या है, आप शब्द यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है, आंसर ये होगा। संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा है, संप्रदान कारक वाला वाक्य जो है आपका राम को पुस्तक दे दो, आंसर ये होगा राम को पुस्तक दे दो। प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं दोस्तों, इसके चरण जो होते हैं 4 होते हैं, आंसर बी है। कौन सी ध्वनियां अयोग्य बा है,
अयोग्यवाह कौन है? अंग अह अयोग्यवाह है, आंसर बी है। पार्क के चारों ओर फूल खिलते हैं, फूल खिले हैं, इस वाक्य के काल पद क्या है? इसका काल पद जो है संबंध बोधक अव्यय है, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है? तात्विक है, आंसर ये है। नीलकंठ शब्द में समास है, नीलकंठ शब्द में समास क्या है? कर्मधारय समास है, आंसर सी है। चिदानंद शब्द को चिदानंद शब्द में कौन संधि है? इसमें संधि कौन है? व्यंजन संधि है, आंसर बी है। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वह कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अलंकार रूपक अलंकार होता है, आंसर बी होगा। निर्मल तेरे निर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इस पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय का भेद कौन नहीं है? विश्व में विशेष या बोधक जो है अव्यय का भेद नहीं है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह क्या होगा? वह होगा अप्रत्याशित, आंसर ये होगा अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अभिव्यक्तिक दोनों में से एक रहेगा? कौन रहेगा? सेवक, आंसर होगा सी। वधु जोर उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा? यह वधु उत्सव बनेगा, वधोत्सव बनेगा, आंसर बी होगा। इनमें से सरस्वती पावित्र का संपादक कौन है? पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है? महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? वर्षा जो है तत्सम शब्द है। गद्यांश को पढ़े और प्रश्न का उत्तर दें। सुनिए दोस्तों, गद्यांश क्या है? मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी है इसकी कोई सीमा नहीं है। पशु से लेकर देवत्व एक की सारी सीढ़ियां मानवीय चोल में से होकर गुजरती है। शर्त एक ही है, इसके लिए चुनौती चाहिए, बिना चुनौती के वे सारी संभावनाएं सोई रहती है। संसार में जितने भी पैगंबर या अवतार हुए हैं वे सब अपने अपने समय की चुनौतियों के ऊपर हैं। हर एक युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। जन सामान्य उन चुनौतियों को न तो पहचान पाता है और न ही उनका सामना करने की सामर्थ्य जुटा पाता है, पर जो तेजस्वी पुरुष उन चुनौतियों को पहचान कर उनका उत्तर देने के लिए मैदान में कूद पड़ता है, लोग उसे महापुरुष कहकर स्वयं उसका अनुगमन करने को तैयार हो जाते हैं। मानव जीवन में चुनौतियों का क्या महत्व है? इसका महत्व क्या है दोस्तों? महापुरुष पैदा होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। ऐसे हम लोगों ने ये भी सेशन से कंप्लीट किया, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। आप लोग जरूर बताइए दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल का क्या सेट प्रैक्टिस कराना आप लोग कीजिएगा। यदि हाँ तो कमेंट करके में बोलिए, नहीं तो फिर डीएलएड का दूसरा सेट लेके आएंगे जो अति महत्वपूर्ण हो डीएलएड के लिए।